नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योति, सहायक आचार्य, भौतिक शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी से आज न्यूक्लियर फिज़िक्स की बीएससी पार्ट 3 की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा ले रहे हैं रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र, डेरिवेशन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर अपना एक एटम का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार परमाणु का समस्त धनावेश तथा उसका द्रव्यमान एक बहुत ही कम क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। इसका आवेश घनत्व और द्रव्यमान घनत्व दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं और त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर अर्थात फर्मी ऑर्डर की होती है। 10⁻⁻15 मीटर, दैट मीन्स 1 फर्मी। तो आज इसी क्रम में हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला डिराइव करेंगे और देखेंगे कि किन किन पोस्टुलेट्स के बेसिस पर उन्होंने अपना फार्मूला डिराइव किया। तो देखिए, उन्होंने पहले कुछ पोस्टुलेट्स अभिग्रहित दिए। और अभिग्रहित किसे कहा जाता है कि किसी भी थ्योरी को डेवलप करने से पहले कुछ मान्यताएं निर्धारित की जाती हैं, मतलब कि कुछ बातें वो पहले से मान के चलते हैं कि ऐसा है, तो इन चीज़ों के आधार पर हम आगे क्या डेरिवेशन करेंगे, आगे की थ्योरी को डेवलप करेंगे। तो देखिए, रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी को या अपने फार्मूला को डिराइव करने से पहले 4 बातें मान के चलिए कि फर्स्ट तो उन्होंने पॉइंट ये माना कि परमाणु का धनावेश उसके केंद्र पर अत्यल्प आयतन में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। और यही बात उन्होंने पहले भी डिस्कस करी जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर जब परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। तो परमाणु का जो धनावेश है, संपूर्ण जो धनावेश है और जिसका संपूर्ण द्रव्यमान है, वो नाभिक पर ही केंद्रित होता है, जिसका आयतन बहुत ही अत्यल्प होता है, अर्थात इसका घनत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि अल्फा कणों की तुलना में नाभिक को बहुत भारी माना गया है, जिससे कि अल्फा कणों की टक्कर से नाभिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर भारी कोई पिंड है, बहुत ज़्यादा उसका द्रव्यमान है, और उससे कोई बहुत ही हल्का पिंड टक्कर करता है, तो भारी पिंड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात हम कह सकते हैं कि उसकी स्थिति में नगण्य परिवर्तन देखने को मिलता है। तो उन्होंने नाभिक को स्थिर माना है और उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं माना है जब अल्फा कण उससे टकरा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव नगण्य माना गया है। जब हम बलों की बात करेंगे, पॉजिटिव जो आवेश है उनके बीच में जो बल लगेंगे, उन स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव हमने क्या मान लिया, नगण्य मान लिया, कि कैसा भी अट्रैक्शन या रिपल्सिव कोई भी फोर्स हम उसको देख ही नहीं रहे हैं। एक बार के लिए हमने उस पेरिफेरल को छोड़ दिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स विद्यमान हैं। तो केवल हम किसकी बात करेंगे, केवल नाभिक के अस्तित्व की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट है, नाभिक और अल्फा कण दोनों बिंदु मात्र होते हैं। उन्होंने उनको कोई उनकी आकार शेप नहीं माना है, उन्होंने उनको केवल बिंदु मात्र 2 बॉडीज़ मानी है। तो यहाँ पर ये 4 अभिग्रहित रदरफोर्ड ने पहले दिए अपने फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले। अब देखते हैं डेरिवेशन। तो देखिए, अल्फा कण नाभिक के ऊपर गिर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट की कोई फॉइल ले ली हमने और उसके ऊपर किसी रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाली अल्फा कणों की बौछार कराई जा रही है। तो जो एलिमेंट की फॉइल हमने ली है उसके अंदर बहुत सारे असंख्य संख्या में एटम्स विद्यमान हैं और प्रत्येक के अंदर नाभिक विद्यमान है। तो देखिए, हमने माना कि प्रकीर्णन नाभिक की परमाणु संख्या Z है। जो नाभिक की हम बात कर रहे हैं, जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसका परमाणु क्रमांक Z है। तो नाभिक का कुल आवेश कितना हो जाएगा, E का मल्टीपल, जितना उसका परमाणु क्रमांक है उसे हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, E से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल आवेश आएगा ZE। अल्फा कण का आवेश कितना है, 2E, क्योंकि अल्फा कण क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और उसका आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का दुगना, हाइड्रोजन का डबल, तो 2E इसका चार्ज होता है। इसलिए अल्फा कण व नाभिक के मध्य कार्यरत कूलाम प्रतिकर्षी बल, क्योंकि दोनों के बीच में
रिपल्सिव फोर्सेस वर्क करेंगे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर कूलाम प्रतिकर्षी बल कार्य करेगा। एफ की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। जब तात्क्षणिक दूरी हम यहाँ पर आर मान रहे, हमने माना स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम ये फोर्स निकालना चाहते हैं, तो दूरी हो गया आर स्क्वायर और दोनों चार्जेस का मल्टीपल कितना हो जाएगा 2e मल्टीप्लाई बाई ZE, दैट इज 2ZE स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। इस बल के कारण जब अल्फा कण नाभिक की तरफ गतिमान है तो प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो क्या होगा कि उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा और वो एक हाइपरबोलिक पाथ पर जाएगा आफ्टर रिपल्शन। तो इस कारण, इस बल के कारण कण का पथ, अल्फा कण जो आ रहे हैं उनका पथ एक अति परवलय होगा जिसका बाह्य फोकस नाभिक पर केंद्रित होगा। फिर देखिए, इसी में हम एक बात करते हैं, दो पैरामीटर्स की बात करते हैं। पहला है संघट्य प्राचल या इम्पैक्ट पैरामीटर, इसे हम स्मॉल b से लिखते हैं। संघट्य प्राचल क्या होता है? वह दूरी जिससे अल्फा कण नाभिक के निकटतम से गुजरता है यदि अल्फा नाभिक अन्योन्य क्रिया शून्य है। तो देखिए, हम जानते हैं कि अल्फा कण नाभिक से रिपेल होके जा रहा है या प्रतिकर्षित होके जा रहा है। तो इस फिगर में हम ये चीज़ देख सकते हैं। देखिए, अल्फा कण यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर हमारा नाभिक स्थित है। अल्फा कण सीधी रेखा में नहीं जाएगा बल्कि एक दूरी के बाद इधर टिल्ट हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो नाभिक के कितना क्लोजली गया है, उस दूरी को संघट्य प्राचल कहा जाता है। सेकेंड पैरामीटर आता है प्रकीर्णन कोण, इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा क्या होता है कि वह कोण जिससे अल्फा कण अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाता है उसे हम प्रकीर्णन कोण कहते हैं। पहले तो वो नाभिक की दिशा में ही आ रहा था, लेकिन जब रिपल्शन हुआ तो वो एक कोण पर, थीटा कोण पर मुड़ गया अपनी प्रारंभिक दिशा से। थीटा कोण पर हम देख सकते हैं, यहाँ से ये इसकी प्रारंभिक दिशा थी और अब ये इधर चला गया, तो ये जो एंगल होगा दैट इज थीटा। इसे हम प्रकीर्णन कोण या स्कैटरिंग एंगल कहेंगे। तो देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि स्कैटरिंग क्या होती है। सबसे पहले तो कि हम स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं तो स्कैटरिंग भी हमें पता होना चाहिए। स्कैटरिंग या प्रकीर्णन एक्चुअल में ये एक टक्कर का ही रूप है, लेकिन इस टक्कर में दो पिंड टकराते नहीं हैं, वो स्कैटर हो जाते हैं। मतलब कि जो बल उन दोनों पिंडों के बीच में लग रहा है, उन बलों के प्रभाव में उनका पाथ चेंज हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कहते हैं। इसमें पिंडों की मतलब टच नहीं करते हैं, टक्कर वास्तविक नहीं होती है, बल्कि बल के कारण वो पहले ही अपना पाथ चेंज कर लेते हैं। दैट मीन कि किसी एक पिंड पर दूसरे पिंड की वजह से जो बल लगा या जो इफ़ेक्ट उस पर हुआ, तो उस इफ़ेक्ट की वजह से उस पिंड का पाथ चेंज हुआ। वो सेम पाथ पे गतिमान नहीं करा, बल्कि उसका पाथ चेंज हो गया, टिल्ट हो गया वो। तो ये जो परिघटना होती है इसको हम स्कैटरिंग या प्रकीर्णन कहते हैं। फिर देखिए, हम नेक्स्ट निकालते हैं थीटा। ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला का ही डेरिवेशन चल रहा है, इसी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसी में हम पहले पढ़ेंगे संघट्य प्राचल हमने पढ़ा, देन प्रकीर्णन कोण हमने देखा कि क्या होता है, फिर हम इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे, थीटा और बी में रिलेशन। तो देखिए, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस वन, ये डायग्राम, इसमें हम देख सकते हैं कि अल्फा कण इस दिशा में जा रहा है, यहाँ नाभिक है। अल्फा कण का प्रारंभिक संवेग हमने p1 माना है, और जब ये थीटा कोण से प्रकीर्णित हो जाता है उस समय इसका जो अंतिम संवेग है, ये टक्कर के बाद का संवेग या स्कैटरिंग के बाद का संवेग है, ये हमने p2 माना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस डायग्राम में ये जो p1 है, ये एक वेक्टर है, इस p1 को उठा के हम यहाँ ले आए, हम रख सकते हैं यहाँ।
जब हम त्रिभुज का योग का नियम करते हैं, आप एडिशन का लो करते हैं वेक्टर कैलकुलस में, तो आप यही करते हैं। अगर आपको इस तरह से दो वेक्टर दिए होते हैं और हमें पूछा जाता है कि इनका ट्रायंगुलर लो से आप इसका एडिशन कीजिए, तो हम क्या करते हैं कि इस वेक्टर को उठा के हम कहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, ताकि इनके वर्टेक्स मिल सके, इनका शीर्ष मिल सके। एंड देन हम क्या करते हैं कि अगर इसमें ये ऐड करना होता है तो हम इधर एक वेक्टर लाइन बना देते हैं। सेम इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हम क्या करेंगे, P1 को उठा के हमने यहाँ रख दिया, दिस इज़ P1, और अब हम क्या करेंगे, P1 और P2 को ऐड करेंगे तो हम ये वेक्टर ऐसे बनाएंगे। सॉरी ये इनका अंतर होगा डेल्टा P, इस तरह से। तो देखिए हम यहाँ यही काम कर रहे हैं। सिंस नाभिक को अल्फा कण की तुलना में भारी व स्थिर माना गया है, क्योंकि ये पोस्टुलेट था रदरफोर्ड का, अतः इस टक्कर में अल्फा कण की गतिज ऊर्जाएं प्रारंभिक और अंतिम समान रहेंगी, क्योंकि जो नाभिक है वो इतना भारी है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा उसी के अंदर कंटेन रहेगी। वो अल्फा कण से किसी भी तरह की एनर्जी नहीं ले रहा है। अगर उसको एनर्जी मिलती तो उसमें गतिज ऊर्जा प्रोड्यूस होती और वो गति करता, लेकिन नाभिक को इतना भारी माना गया है कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दैट मीन अल्फा कण की गतिज ऊर्जाएं सेम रहेंगी बिफोर स्कैटरिंग एंड आफ्टर स्कैटरिंग। तो देखिए दैट मीन अगर गतिज ऊर्जा सेम है तो मोमेंटम भी सेम रहेगा। दैट मीन P1 का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वलेंट टू P2 के मैग्नीट्यूड के, एंड उसको हमने mv माना है, जहाँ पर m अल्फा कण का मास है और v उसकी वेलोसिटी है। एट दैट टाइम जब हम ये मेजर कर रहे हैं उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी v है। डेल्टा p जो है दोनों मोमेंटम का डिफरेंस है, दैट इज़ P2 माइनस P1। तो P2 माइनस P1 हम इस तरह से निकालेंगे, जैसा मैंने अभी बताया कि P1 को उठा के हम P2 के वर्टेक्स पे रखेंगे, एंड देन जो डेल्टा P होगा दैट इज़ P2 माइनस P1 होगा। इस तरह से डेल्टा P का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो अंडर द रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 कोस थीटा, इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज़ थीटा, जो कि स्कैटरिंग एंगल भी है। इस तरह से हम इसमें mv जो P1 और P2 का मैग्नीट्यूड है, mv को बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास जो क्वांटिटी बचेगी दैट इज़ 2 1 माइनस कोस थीटा, एंड दैट इज़ 1 माइनस कोस थीटा इक्वलेंट टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इससे हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा। सो अल्टीमेटली डेल्टा P इक्वलेंट टू 2mv साइन थीटा बाई 2। अब डायग्राम में हम देख सकते हैं कि थीटा बाई 2 के लिए हम क्या करेंगे, वर्टेक्स से डेल्टा P के ऊपर एक लंब डाल देंगे, तो हाफ एंगल इज इक्वलेंट टू थीटा बाई 2। डेल्टा P के कारण अल्फा कण पर लगने वाला आवेग। डेल्टा P के कारण अब अल्फा कण पर एक आवेग लगेगा। आवेग क्या होता है, समय के साथ जब फोर्स लगता है तो समय के साथ पिंड में एक आवेग फील होता है, इम्पल्स फील होता है। आवेग का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वलेंट टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटीग्रेशन एफ डी टी। डी टी जो है वो अल्पकालिक समय है और इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे एफ के मल्टीपल के साथ, और उसका मैग्नीट्यूड हमें लेना है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। सो दैट इज इक्वलेंट टू इंटीग्रेशन एफ, एफ जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वलेंट टू एफ कोस फाई एंड डी टी। व्हाट इज़ फाई, फाई जो है वो तात्क्षणिक कोण है जो एफ और डेल्टा पी के बीच में बन रहा है। सो सिंस वी नो एफ डी टी का जो इंटीग्रेशन है दैट इज इक्वलेंट टू डेल्टा पी, न्यूटन सेकेंड लॉ से चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर, वो इक्वलेंट होती है अप्लाइड फोर्स के। सो एफ डी टी का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज इक्वलेंट टू डेल्टा पी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डेल्टा पी के मैग्नीट्यूड के इक्वलेंट होगा, जो कि हमने पहले से ही निकाल लिया है, दैट इज़ 2mv साइन थीटा बाई 2। एंड इसको हम इस आवेग वाले फॉर्मूले में रख देंगे, 2mv साइन थीटा बाई 2 इक्वलेंट टू, इसका हम लिमिट्स पुट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। टाइम की जो लिमिट्स हैं हमने मान लिया कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कोई भी टाइम ले सकते हैं हम। सो दैट इज़ इंटीग्रेशन एफ कोस फाई डी टी। फिर देखिए हमने dt को अब हमें d फाई में चेंज करना है, क्योंकि हमें कोण की इस टर्म्स में ही ये इंटीग्रेशन लेना है। सो हम dt को इस तरह से लिखेंगे, ऊपर नीचे से d फाई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो dt अपॉन d फाई हो गया एंड मल्टीप्लाई बाय d फाई
व्हेन टी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, जब समय माइनस इन्फिनिटी की तरफ है, नेगेटिव लिमिट की तरफ है, सो फाई इक्वलेंट टू माइनस पाई माइनस थीटा बाय 2। देखिए इस डायग्राम से समझते हैं। P1 अल्फा कण का स्कैटरिंग से पहले मोमेंटम हो गया। F जो फोर्स है वो डेल्टा पी से, डेल्टा पी हमने हमारे पहले डायग्राम में निकाला था। देखिए डेल्टा पी की डायरेक्शन ये है, इस तरह से जा रही है, इस तरह से। ओके, तो इसमें हम देख सकते हैं डेल्टा पी अभी भी इधर ही सिचुएट है, ये डेल्टा पी हो गया। ये डेल्टा पी क्या है, P1 माइनस P2 है, P2 माइनस P1। ओके, तो ये जो F है फोर्स और डेल्टा पी के बीच में जो एंगल है दैट इज़ फाई, ये हमें दिख रहा है। ओके, सो ये जो एंगल है थीटा इज़ बिटवीन P2 एंड P1। P2 एंड P1 के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा डेल्टा P और P1 के बीच का, डेल्टा P और P1 के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं बाय दिस डायग्राम। ये आप उस डायग्राम से ना समझे बल्कि इस डायग्राम से निकालें। ये जो एंगल्स हैं P1 P2 के बीच का, डेल्टा P और P1 के बीच का, और डेल्टा P और P2 के बीच का, ठीक है, इस डायग्राम से निकल जाएगा। ये जो P1 और डेल्टा P के बीच का एंगल निकलेगा दैट इज़ पाई माइनस थीटा बाय 2 निकलेगा। तो ये देखिए P1 और डेल्टा P, ये है हमारा P1 और ये हमारा डेल्टा P, इनके बीच का एंगल हो गया पाई माइनस थीटा बाय 2। इसी तरह से डेल्टा P और P2 के बीच का एंगल भी सेम ही रहेगा, पाई माइनस थीटा बाय 2। तो ये जो लिमिट्स लगेगी बिफोर स्कैटरिंग, ये लगेगी माइनस पाई माइनस थीटा बाय 2, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टाइम हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो लिमिट्स पुट करेंगे हम, ये करेंगे फाई की। तो फाई की लिमिट हो जाएगी एक तो बिफोर स्कैटरिंग और एक हो जाएगी आफ्टर स्कैटरिंग, डेल्टा P और P2 के बीच की। बिफोर स्कैटरिंग होगी डेल्टा P और P1 के बीच की। तो ये हो गई। यहाँ पर हमने एफ कोस फाई डी टी था, डी टी को हमने चेंज कर दिया डी टी अपॉन डी फाई इंटू डी फाई। अब इस इंटीग्रेशन में हमें केवल एक क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है दैट इज़ डी टी अपॉन डी फाई। इसके लिए हम क्या करेंगे कि माना अल्फा नाभिक के मध्य तात्क्षणिक दूरी r है, अल्फा और नाभिक के बीच की। हम जब एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, उस समय दोनों के बीच की तात्क्षणिक दूरी r है। तो उस समय हम यहाँ लगा रहे हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो देखिए कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर से पूर्व का संवेग बराबर होना चाहिए टक्कर के बाद का संवेग, या टक्कर नहीं कह के इसका हम स्कैटरिंग या प्रकीर्णन भी कह सकते हैं कि प्रकीर्णन से पूर्व का संवेग इक्विवेलेंट होगा प्रकीर्णन के बाद के संवेग के। प्रकीर्णन से पूर्व संवेग कितना होगा, हमने दूरी कितनी मानी है, r मानी है, तात्क्षणिक दूरी, तो दैट इज m ओमेगा r स्क्वायर। ये हो गया टक्कर से पूर्व का संवेग। टक्कर के बाद का संवेग, क्योंकि टक्कर के बाद हमने जो डिस्टेंस मानी है दैट इज़ इक्वलेंट टू इम्पैक्ट पैरामीटर b, क्योंकि बाद में वो कितनी दूरी तक नाभिक के क्लोजली निकला है, तो दैट इज़ b। सो ये हो जाएगा m वी बी। v जो है अल्फा कण का वेग है। सो ओमेगा हमारा आ गया वी बी अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से डी फाई अपॉन डी टी, क्योंकि ओमेगा किसके बराबर है, डी फाई अपॉन डी टी के बराबर है, क्योंकि कोणीय वेग है तो कोणीय वेग बराबर होगा कोणीय चाल बटा समय। सो दैट इज डी फाई बाई डी टी इक्वलेंट टू वी बी अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम रिवर्स करेंगे, डी टी अपॉन डी फाई इक्वलेंट टू 1 अपॉन ओमेगा एंड इक्वलेंट टू आर स्क्वायर अपॉन वी बी। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2mv साइन थीटा बाई 2 इक्वलेंट टू, लिमिट्स हमारी सेम है, एफ कोस फाई डी टी अपॉन डी फाई की जगह आर स्क्वायर अपॉन वी बी इंटू डी फाई। 2mv साइन थीटा बाई 2, यहाँ पर f की वैल्यू हमने पुट कर दी फोर्स की, और इसके बाद हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। यहाँ पर राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन में केवल फाई की टर्म्स हमने छोड़ी हैं दैट इज़ कोस फाई डी फाई। इसका हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको, एंड फाइनली वी गेट 2 कोस थीटा बाय 2। थीटा की टर्म में हमारी इक्वेशन आ गई। तो कोस अपॉन साइन हमने कर लिया, साइन को हम राइट हैंड साइड में ले गए तो हमारे पास हो गया कोट थीटा बाई 2। कोट थीटा बाई 2 इक्वलेंट टू 4 पाई एप्सिलॉन एम वी स्क्वायर अपॉन 2 जेड ई स्क्वायर इंटू बी। ओके, सो ये जो फाइनली हमारे पास ये रिलेशन आ गया थीटा और बी में। तो इसमें दो ही टर्म दिख रही है, वेरिएबल हमें दिख रहे हैं। एक तो हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर बी है राइट हैंड साइड में,
और लेफ्ट हैंड साइड में थीटा है जो कि स्कैटरिंग एंगल कहलाता है। अब देखिए इसमें हम इसको और भी कंपैक्ट कर सकते हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी अल्फा कण की गतिज ऊर्जा ई रख दें, ई की वैल्यू होगी हाफ mv², तो राइट हैंड साइड में हम इसे ई की टर्म्स में पुट कर देंगे। कोट थीटा बाई 2 हमारा आ जाएगा 4πε0 ई अपॉन z² इंटू बी। तो ये हमारा रिलेशन हो गया बिटवीन थीटा एंड बी। सो थीटा हम यहाँ से देख सकते हैं, सिंस वी नो कि कोट थीटा बाई 2 में अगर थीटा इंक्रीज होता है तो कोट की वैल्यू डिक्रीज होती है। सो दैट मीन कोट थीटा बाई 2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बी के, सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली यहाँ पर कोट थीटा बाई 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आ रहा है हमारा। तो इसका मतलब थीटा जो है, सिंस वी नो कि थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोट थीटा के, ओके, सो अल्टीमेटली थीटा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बी के। इसका मतलब अगर अल्फा कण की स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा बड़े एंगल से हो रही है, थीटा बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब बी क्या होगा, बहुत ही कम। इसका मतलब बी कम होने का मतलब क्या हुआ कि नाभिक के बहुत ही क्लोजली जो पार्टिकल जा रहे हैं, नाभिक के बिल्कुल सामने पैरेलल अगर कोई बहुत ही उसकी ही लाइन में, उसकी ही हेड लाइन में अगर वो पार्टिकल आता है तो उसका बी बहुत ही कम है, तो उसका थीटा बहुत ही ज़्यादा होगा, उसका स्कैटरिंग बहुत ही बड़े एंगल पे होगी। दैट मीन कि वो रिवर्स आने की कोशिश करेगा, अपनी दिशा में ही विपरीत आने की कोशिश करेगा। अगर हम बिल्कुल नाभिक की सीध में अगर कोई पार्टिकल छोड़ते हैं, दैट मीन थीटा कितना, सॉरी बी कितना हो गया यहाँ पर 0, इम्पैक्ट पैरामीटर कितना हो गया 0, तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, थीटा होगा हमारा यहाँ पर 180। कोट थीटा बाई 2 0 कब होता है, कोट थीटा बाई 2 0 होता है हमारा कोट पाई बाई 2 पर, ओके। सो थीटा बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 एंड थीटा इक्वल टू पाई। तो यहाँ से हम पाई यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा वो जो एक फैक्ट था कि जब एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि नाभिक की दिशा में अगर कोई अल्फा पार्टिकल टक्कर कर रहा है या स्कैटर हो रहा है तो वापस अपनी दिशा में पुनः विपरीत साइड में लौट के आता है, रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब बी 0 होगा तो थीटा कितना होगा, पाई होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक आज डिराइव कर लिया कि थीटा और बी में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। इसके आगे कल हम फाइनली जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे। थैंक यू।